देखिए, इनकम टैक्स में अभी तक हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी। एसएससी क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, स्लैब रेट क्या होती है, सरचार्ज क्या होता है और टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। अब हम लोग एक टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है इनकम ऑफ पर्सन अर्नड इन प्रीवियस ईयर एंड टैक्स इज असेस्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर। पेज नंबर 9 का स्टार्टिंग, पेज नंबर 9। मैंने आपको बताया है दोस्तों कि इनकम टैक्स कहता है पहले आप अर्न कर लो फिर आप टैक्स पे करना। तभी इनकम टैक्स में 2 ईयर का कॉन्सेप्ट है, एक ईयर है प्रीवियस ईयर और एक है असेसमेंट ईयर। अगर आप 21-22 ईयर में अर्न करते हैं तो आप पे करेंगे 22-23 में। तो 22-23 हुआ आपका असेसमेंट ईयर और 21-22 क्या हुआ, प्रीवियस ईयर। आज हम लोग क्लास ले रहे हैं, आज है मान लो 10 जनवरी 2023। तो 2023 जनवरी में जो अर्न करेगा वो कौन से ईयर में अर्निंग हुई, 22-23। टैक्स कब पे करेगा, असेसमेंट ईयर 23-24। ऐसा ही होता है कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में। असेसमेंट ईयर एक साल आगे चलता है। अब हम कुछ टॉपिक्स इसमें हम चीजें देख रहे हैं कि ऐसे केसेस कहाँ हैं जहां पे इनकम में आपको सेम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाता है। मतलब पे एज यू अर्न, मतलब जीएसटी की तरह हम बोल सकते हैं, है ना। उसी साल आपने टैक्स, आपको अपनी इनकम पे टैक्स पे कर देना है। तो क्या केस है, पेज नंबर 9 पे देखिए नोट्स। पहला लिखा है दोस्तों, शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर। एनआर मींस नॉन रेजिडेंट। इंडिया से दूसरी कंट्री समुद्री रास्ते से भी जुड़ी हुई है, यातायात से भी जुड़ी हुई है, रेलवे ट्रैक से भी जुड़ी हुई है। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन शिपिंग बिजनेस का काम करता है जो हमारी बाउंड्री को टच करके अपनी बाउंड्री में जाता है, तो इसको हम बोलते हैं शिपिंग बिजनेस कर रहा है एनआर, नॉन रेजिडेंट। तो हम उसको टैक्स सेम प्रीवियस ईयर में लेंगे, उसको हम असेसमेंट या प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट देने को नहीं अप्लाई कराते। एक केस। दूसरा दोस्तों, असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इन इंडिया। आपकी इंटेंशन ऐसी है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन जो है इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो हम आपका उसी ईयर में असेसमेंट ईयर चार्ज कर देंगे। मतलब उसी जैसे जिस प्रीवियस ईयर में आप गए उसी प्रीवियस ईयर में आपकी इनकम को असेस कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका वापस आने को डाउट है। नेक्स्ट केस है असेसमेंट ऑफ एओपी, बीओआई और एनी कॉर्पोरेशन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। आपने संस्था खोली, कौन सी, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एनी कॉर्पोरेशन, कोई भी बिजनेस आपने संस्था खोली जिसका पर्पस पूरा हो गया। इसका मतलब अब बिजनेस बंद होगा। तो जब आपका बिजनेस बंद हो गया, आपकी ट्रांजेक्शन खत्म हो गई, आपका बिजनेस शट डाउन हो गया, आप सेम प्रीवियस ईयर में टैक्स भर दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। एक चैप्टर है हमारे पास इनकम टैक्स में, बोला गया है क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसमें इनकम टैक्स बोलता है कि हम इनकम उसी की मानते हैं जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी किसी दूसरे को, इस पर्पस से कि ये इनकम उसमें कैलकुलेट हो जाए उसकी इनकम में और उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल जाए। मतलब हस्बैंड ने प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम करी और प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है और उस इनकम को उसने ऐसे शो किया वाइफ की इनकम टैक्स रिटर्न में कि आईटीआर में बेसिक एग्जाम 2.5 लाख रुपए माफ कर लिया। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल बनाए हैं क्लबिंग में कि वो इनकम आपकी ही मानी जाएगी, चाहे भले आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर इसलिए की ताकि टैक्स को क्या किया जा सके, बचाया जा सके या टैक्स की चोरी की जा सके। तो जब ऐसे गवर्नमेंट को सूचना मिलेगी तो आपकी सेम प्रीवियस ईयर में इनकम असेस कर ली जाएगी। लास्ट है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। कोई भी एंटिटी अगर इंटेंशन जाहिर करती है कि वी विल नॉट कंटिन्यू इन फ्यूचर, तो आपकी इनकम को सेम प्रीवियस ईयर में असेस कर लिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है देवेंद्र? यस। इनकम टैक्स में हम उसी पर्सन से टैक्स लेंगे जो हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आप उस नागरिक से टैक्स नहीं ले सकते जो यहाँ की रेजिडेंशियलशिप को होल्ड नहीं करता। लेकिन इनकम टैक्स ने ऐसे प्रोविजन बनाए हैं कि अगर हमारी इंडिया से इनकम अक्रू हुई, इंडिया से एक्टिविटी करके अराइज हुई, तो हम टैक्स यहां लेंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स में रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट।
ये होती है स्टेटसशिप ऑफ इनकम टैक्स। आप नागरिक हैं, आप मूलतः यहाँ के नागरिक हैं, और एक आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं। तो अब हम ये देखेंगे बच्चों कि किस तरीके से हम लोग स्टेटस डिटरमिन करते हैं, गवर्नमेंट ने क्या रूल बना रखा है, क्या प्रोसेस बना रखा है। ठीक है, तो हम लोग स्टेटस पढ़ते हैं। पहला देखिए आप, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन होता है, मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअल होता है मैं आप, समझ रहे। तो इंडिविजुअल का स्टेटस कैसे चेक किया जाता है इनकम टैक्स में कि वो यहाँ का नागरिक है या नहीं है। तो दो कंडीशन में से कोई कंडीशन आपके ऊपर लग जाए। कौन सी? पहली, प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर आपने इनकम अर्न की है, प्रीवियस ईयर में अगर आप 182 डेज से ज्यादा, 182 डेज और मोर, मतलब 182 दिन या 183 दिन, 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे, तो आप यहाँ के क्या माने जाओगे? रेजिडेंट, और आप पे इनकम टैक्स के प्रोविजन लगेंगे। लेकिन ये कंडीशन नहीं लगती, आप 182 से कम रहते हो तो भी आपको छोड़ेंगे नहीं, और आपसे ये पूछेंगे क्या आप 60 दिन प्रीवियस ईयर में रहे, जिस साल आपने इनकम अर्न की, क्या 60 दिन इंडिया में रहे? आप बोलते हो हाँ 60 दिन तो रहा, एंड पिछले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन गिन लिए, उसके 4 प्रीवियस ईयर में अगर आप 365 दिन इंडिया में रहे हो गिन के किसी भी टुकड़े करके, तो आप इंडिया के नागरिक हो। पिछले साल को पकड़ रहे हैं, एक आदमी 182 दिन से ज्यादा रहा तो रेजिडेंट है, अगर कम है तो उससे एक चीज और पूछेंगे, पिछले 4 सालों के बारे में बताओ आप, पिछले से पिछले 4 सालों में। ठीक है, अगर 365 दिन जोड़ के आ जाता है तो भी हम आपको क्या मानेंगे? रेजिडेंट, और आप पे इनकम टैक्स के प्रोविजन हम लगाएंगे। अब ये तो हुआ रेजिडेंशियल स्टेटस कि आप नागरिक हैं। अब ये कैसे चेक करें दोस्तों कि आप मूलतः यहाँ के नागरिक हैं, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, मूलतः आप यहाँ के नागरिक हैं। तो सरकार ने क्या नियम बना रखा है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे दो कंडीशन है दोस्तों, और दोनों लगनी चाहिए। वहां पे दो में से एक कोई लग जाए, वहां पे दो में से एक कौन सी थी दोस्तों? 182 दिन और 60 और प्लस 365 दिन। अब यहाँ पे दो में से दोनों लगनी चाहिए। क्या? 2 साल आप यहाँ के रेजिडेंट हो जाओ पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बोले तो प्रीवियस ईयर छोड़ के उसके पिछले 10 सालों में किसी 2 साल आप पे क्या प्रूव हो गई हो? रेजिडेंशियल, मतलब कंडीशन नंबर 1। एंड 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, 7 मतलब पिछले 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आप 730 दिन इंडिया में रहे हैं अगर, तो आप यहाँ के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। समझ में आया? ये किसके लिए कंडीशन है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए हम 2 चीज चेक करते हैं। पहले हम इनसे पूछते हैं, इधर आओ, हम आपसे पूछेंगे आपने इनकम किस साल कमाई? देवेंद्र, आपने इनकम किस साल कमाई? आप बोलोगे सर 21-22 में। मैं बोलूंगा 21-22 से पिछले 10 सालों में किसी 2 साल में आपके ऊपर रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन लग गई, फर्स्ट वाली, यानी 182 दिन वाली और 60 दिन वाली प्लस 365। आप बोलोगे हाँ वो तो 2 बार लग गई, तो आप यहाँ के मूलतः नागरिक हैं। लेकिन एक और चेक करेंगे, एंड कि पिछले 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आप 730 दिन इंडिया में रहे। मतलब आप ऐसे समझ लो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी के लिए हम पिछले और डिटेल ईयर को चेक करेंगे, तभी तो ऑर्डिनरी माना जाएगा ना। मान लो रिकी पॉन्टिंग है, हर साल इंडिया में आता है, लेकिन 15 दिन 60 दिन 2 महीने तो ये कंडीशन नहीं लगेगी ना उसके ऊपर। मान लो रिकी पॉन्टिंग है, 1 साल आ भी गया, 200 दिन इंडिया में रहा, तो रेजिडेंट तो प्रूव हो गया। लेकिन ये थोड़ा ना हर साल आप उसके गिनोगे पिछले 7 साल में, तो थोड़ा ना होगा 730 दिन। एक आध साल में आके ज्यादा दिन रुक गया, बाकी तो जब मैच खेलते तभी तो आते हैं। तो वो रिकी पॉन्टिंग रेजिडेंट प्रूव हो सकता है किसी 1 साल, लेकिन वो यहाँ कभी मूलतः रेजिडेंट प्रूव नहीं हो सकता ना, क्योंकि 730 प्लस 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट प्रूव होना चाहिए। क्लियर है? अब आ जाइए HUF को हम कब रेजिडेंट मानते हैं। HUF होता है एक फैमिली बिजनेस, जिसकी फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही है, मतलब दिस काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटी एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, और ये कॉन्सेप्ट कहीं और नहीं। ठीक है, तो HUF में आपको पता होगा थियोरेटिकली एक कर्ता होता है जो फैमिली का मेन हेड होता है, जिसको फैमिली अपॉइंट करती है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में गार्जियन बोलते हैं। तो वो बिजनेस का मेन ऑथराइज पर्सन होता है। ठीक है, तो HUF को चेक करने के लिए हम कंडीशन किस पे लगाते हैं? कर्ता पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? कर्ता पे। कि HUF
के लिए हम कर्ता पे चेक करते हैं कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। तो ध्यान समझो, एचयूएफ में हम रेजिडेंट की जो दो कंडीशन मैंने पढ़ाई ना आपको, रेजिडेंट की दो कंडीशन पढ़ाई, 182 दिन वाली और 730 डेज वाली, उसमें से हम कौन सी चेक करते हैं? कर्ता पे हम चेक करेंगे सेकंड कंडीशन, और तो हम मानेंगे एचयूएफ यहाँ का फैमिली बिजनेस है या नहीं है। तो देखो ध्यान से, फॉर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, एचयूएफ पे हम कंडीशन लगाएंगे ही इज रेजिडेंट इन 2 years आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, 2 सालों में पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, वही जो कंडीशन मैंने पढ़ी सेकंड वाली, पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 साल आपके ऊपर रेजिडेंट की कंडीशन लग गई हो, एंड वही पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में क्या, पिछले 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 730 डेज एचयूएफ, सॉरी कर्ता कहां रहा हो? इंडिया। तो क्या एचयूएफ क्या मानी जाएगी? रेजिडेंट यहां की, और उस पर हम इनकम टैक्स के प्रोविजन लगाएंगे। तो कुछ नई कंडीशन नहीं है, जो इंडिविजुअल की ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन थी वो हमने यहां पे लगाई कर्ता में रेजिडेंट चेक करने के। और ध्यान रखो, एचयूएफ के लिए हम 2 कंडीशन नहीं चेक करते, कौन सी? रेजिडेंट और ऑर्डिनरी वाली। सिर्फ कौन सी चेक करते हैं? रेजिडेंट वाली। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी सिर्फ किसके लिए चेक करते हैं? एक इंडिविजुअल के लिए, आम नागरिक के लिए। क्लियर है? एचयूएफ समझ में आ गया आपको? ठीक है, देखिए एक और देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था एओपी बीओआई फर्म पढ़ाए थे ना, मैं आपको सारे पर्सन बता रहा हूं कौन कौन की कंडीशन कब चेक होती है। तो ये लोग कब माने जाते हैं? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान समझो, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में नोट्स में लिखा है, इफ हैविंग अ सिंगल कंट्रोल इन इंडिया देन इट वुड बी रेजिडेंट। देखो, अगर आपका यहाँ बिजनेस है, अगर आप यहाँ से कंट्रोल करते हो, अगर आपका मैनेजमेंट इंडिया से होता है, चाहे भले आपकी सारी ब्रांचेस कहाँ हो, बाहर हो, तो हम यहाँ का नागरिक मान के एओपी बीओआई और फर्म को क्या मानेंगे? रेजिडेंट, और आप पे इनकम टैक्स के प्रोविजन लगेंगे। अब कंपनी पे भी देख लो, कंपनी पे कब चेक करते हैं? अब कंपनी के लिए सिंपल है, कंपनी अगर इंडियन है, इंडियन मतलब इंडिया से रजिस्टर्ड है, तो क्या मानेंगे? डोमेस्टिक कंपनी, तो इंडियन है ही, नागरिक है ही, रेजिडेंट है। अगर वो फॉरेन कंपनी है तो क्या चेक करेंगे? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंडिया में है, ऑफिस इंडिया में है, ब्रांचेस इंडिया में है, तो हम उसको रेजिडेंट मान के टैक्स लगाएंगे। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक हमारा जो पर्सन की डेफिनेशन थी उसमें कौन कौन से पे रेजिडेंट स्टेटस लगता है वो हमारा चेक हो गया। क्लियर? यहां तक आप एक बार देख लो। एक टेबल पे आ जाइए, पेज नोट्स 12 पे, जिसमें लिखा हुआ है प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हम चेक करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, और उसमें हम 3 चीजें देखते हैं कि वो यहाँ का नागरिक है, वो यहाँ का नागरिक नहीं है, और वो यहाँ का मूलतः नागरिक है। तो यहाँ पे एक टेबल बना रखी मैंने, देखो राइट हैंड साइड वाली टेबल, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, और तीसरा क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट। एक तो वो नागरिक है जिसपे दोनों कंडीशन लग गई, 182 दिन वाली और 730 दिन वाली, वो कौन सा नागरिक है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। एक वो नागरिक है जिसपे पहली कंडीशन लगी लेकिन दूसरी नहीं लगी, तो क्या बन गया? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। और तीसरा इसमें दोनों नहीं लगी, क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट। लेकिन आपको पता है इनकम टैक्स में हम नॉन रेजिडेंट से भी टैक्स लेते हैं, एनआर जो होगा उससे भी लेते हैं। कब लेते हैं? अभी वही टेबल आपको बताएगी। अगर इनकम इंडिया से अराइज हुई, इंडिया में एक्टिविटी हुई, तो आपसे हम टैक्स लेंगे। अब आप खुद सोचो, मान लो यहाँ पे जस्टिन बीबर आता है या कोई फॉरेनर आता है, यहाँ पे एक्टिविटी करता है, अपना फंक्शन करता है, और उससे यहाँ के दर्शक, यहाँ के उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसको टिकट या जो भी उसकी कमाई यहाँ से होती है, तो क्या बताओ सरकार को टैक्स नहीं लेना चाहिए? तो जब वो यहाँ से जाएगा उसको हम टैक्स लेंगे, क्योंकि इनकम अराइज इन इंडिया। तो वही मैं आपको टेबल पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट देखिए, पहला टेबल लिखिए दोस्तों, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर इनकम इंडिया से रिसीव हुई तो चाहे आप रेजिडेंट ऑर्डिनरी हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हैं, तीनों प्रकार के लोग टैक्स भरेंगे, क्योंकि इनकम कहां रिसीव हुई? इंडिया। दूसरी टेबल कहती है एन इनकम विच अक्रू अराइज इन इंडिया। अक्रू अराइज मतलब सोर्स यहां से है, और डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, डीम का मतलब होता है मानना,
हमें लगता है, हमें मतलब इनकम टैक्स को लगता है इन प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर। मतलब ऐसा समझ लो आप, जस्टिन बीबर ने फंक्शन यहां किया, प्रोग्राम यहां किया, लेकिन उसको इनकम बाहर अपने कंट्री में मिली। अब क्योंकि इनकम अक्रू यहां से हुई तो भी इसी को टैक्स देना पड़ेगा। तीनों प्रकार के लोग टैक्स देंगे, यहां का नागरिक भी, मूलतः यहां का नागरिक भी, और नॉन रेजिडेंट। तीसरा देखो दोस्तों, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। अब ये इनकम अक्रू कहां हुई है? यूएस में। अक्रू और अराइज यूएस में हुई है, एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, और रिसीव भी यूएस में हुई, लेकिन आगे लिखा है फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। यूएस की कोई, यूएस में कंपनी है रिलायंस, यूएस में कंपनी है रिलायंस, रिलायंस ने इनकम दी यूएस के लोगों को। अब यूएस में इंडियन भी रहते हैं, तो देखो यहाँ पे टैक्स कौन भर रहा है? देखो यहाँ पे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी टैक्स भर रहा है इंडिया में, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी भर रहा, लेकिन कौन नहीं भर रहा? नॉन रेजिडेंट यहाँ पे टैक्स नहीं भरेगा। समझ में आएगा आगे आपको? अक्रू और राइज इंडिया से इनकम हुई, लेकिन बिजनेस इनकम है, सॉरी अक्रू राइज यहां नहीं हुई, रिसीव भी यहां नहीं हुई, तो सिर्फ कौन टैक्स भरेगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला पर्सन, एनआर नहीं भरेगा। नेक्स्ट फोर्थ, इनकम विच अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया इन प्रीवियस फ्रॉम एनी अदर सोर्स। एनी अदर सोर्स मतलब बिजनेस के अलावा, तो कौन भरेगा? सिर्फ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी पर्सन ही टैक्स भरेगा, बाकी दो लोग नहीं भरेंगे। लास्ट दोस्तों, इनकम विच अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड रेमिटेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। कमाया, देखो ध्यान से, अभी जो हम पढ़ रहे हैं हमारा प्रीवियस ईयर है 22-23 चल रहा है, देखो ना फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वही प्रीवियस ईयर है। हम टैक्स भरेंगे कब? 23-24 असेसमेंट ईयर में। तो यहाँ पे जरूर वो ये कह रहा है इनकम आपने अर्न करी थी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब 21-22 में, और इंडिया भेज रहे हो आप 22-23 में, तो कोई भी प्रकार का नागरिक नहीं देगा। इसको हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जिस साल इनकम वो अराइज होगी उसी साल टैक्स लग गया होगा, तो रेमिटेंस इनकम पे हम टैक्स नहीं लगा रहे। रेमिटेंस का मतलब होता है यूएस का कोई पर्सन अपने यहाँ इंडिया में पैसा भेज रहा है, लेकिन उसने कमाया कब था? वो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्लियर है? तो ये टेबल आपको हेल्प करती है कि कौन से इनकम कौन से पर्सन को टैक्सेबल है। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोविजन हो गया रेजिडेंशियल शिप का। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पेज नंबर 14। हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम बनाए गए हैं, जिसमें इनकम टैक्स ने प्रोविजन बना रखा है कि लोग 5 हेड से इनकम अर्न करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्स। 4 हेड के अलावा कहीं और से कमाओगे आप तो उसको हम अदर सोर्स में ऐड कर देंगे। तो हम लोग आज प्रोविजन देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कौन सी होती है पहले आप ये समझिए। हाउस प्रॉपर्टी से यहां पे इनकम को लिया गया है रेंटल इनकम, बस सिर्फ रेंटल इनकम। घर बेच दिया तो यहां कवर नहीं है, कैपिटल गेन, वो कैपिटल गेन है। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर आपका रियल एस्टेट का काम है तो और घर बेच दिया तो आपका कैपिटल गेन नहीं है, फिर बिजनेस प्रोफेशन। तो नेचर ऑफ बिजनेस होना बहुत जरूरी है। अगर मेरा बिजनेस ही यही है कि मैं घर परचेज करता हूं, घर सेल करता हूं, बिल्डर हूं, रियल एस्टेट में काम करता हूं, तो दैट इज माय नेचर ऑफ बिजनेस, दैट विल बी कवर्ड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस। बट अगर मैं अपना घर वो बेचता हूं जो मैंने मेहनत से खरीदा, मेरे पास 1-2 घर ही है, मैं ज्यादा घर नहीं है मेरे पास, तो फिर मेरा कैपिटल गेन। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में कौन सी इनकम कवर है? रेंटल इनकम। अब रेंट आपको पता है दोस्तों 2 प्रकार की प्रॉपर्टी में मिलता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी। यहां दोनों कवर है, बस इनकम कौन सी हो? रेंटल इनकम। तो कुछ टर्म्स है यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे जो हमें हेल्प करेगी फॉर्मेट में। यहाँ पे एक फॉर्मेट है, उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से फॉर्मेट आगे चलता है। तो फॉर्मेट में देखिए, सबसे पहले एक हम काम करते हैं, पहले फॉर्मेट पे ही आ जाते हैं।
आप नीचे पेज स्क्रॉल कीजिए तो फॉर्मेट से ही समझा देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखो जरा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू। क्या देखते हैं हम लोग? देखो, अगर आपको रेंट मिलता है और आपका रेंट जो है आप गवर्नमेंट को बताते हो मुझे इतना रेंट मिलता है 10,000, 20,000, 30,000 पर मंथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया है, वो तब लगेगा जब आप अपनी रेंटल इनकम को छुपाते हो, या गवर्नमेंट को ऐसा लगता है जो आप रेंट बता रहे हो वो नेग्लिजिबल है, इतना रेंट तो होता ही नहीं है, रेंट तो इससे ज्यादा ही होता है, तो गवर्नमेंट फिर अपना प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फॉलो करती है। तो फॉर्मेट वो है दोस्तों, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दो चीजों को कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा होगा वो ले लेंगे। ध्यान समझिएगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है? एमसीडी, जो डिसाइड करती है। फेयर रेंट, मैक्सिमम रेंट जितना आप उससे ले सकते हो, फेयर है ना, उन दोनों में से ज्यादा होगा। जो ज्यादा आएगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? एज पर स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है कि इससे ज्यादा रेंट इस लोकेलिटी का नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपने म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट जो ज्यादा आया उसको ज्यादा ले लिया किससे? स्टैंडर्ड रेंट से, तो हम कितना लेंगे? स्टैंडर्ड रेंट को ही मैक्सिमम मान लेंगे, वो आपका आता है एक्सपेक्टेड रेंट। मैं दोबारा समझाता हूं, मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू है 2,10,000 और फेयर रेंट है 1,50,000, तो आपका मैक्सिमम क्या आया? 2,10,000। 2,10,000 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। अगर स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000 है तो 2,10,000 1,20 से ऊपर चला गया तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा? 1,20,000। लेकिन अगर मान लो स्टैंडर्ड रेंट है 2,50,000 और आपने हायर रेंट क्या लिया? 2,10,000, तो क्या होगा फिर? 2,10,000 को ही आगे चलने देंगे, मतलब आप ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर नहीं जाना आपको, नीचे भले आप रह जाओ। क्लियर है? फिर इसको कंपेयर करेंगे दोस्तों एक्चुअल रेंट से कि आपने रेंट लिया कितना अपने किराएदार से, जो भी होगा 12 महीने का। उन दोनों में से जो हायर होगा उसे हम बोलते हैं जीएवी, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। किन दोनों में से हायर? एक्सपेक्टेड रेंट जो ऊपर से कैलकुलेट करते हुए आए, और एक्चुअल रेंट जो आपने निकाला। अब एक्चुअल रेंट ध्यान से सुनो आप, एक्चुअल रेंट हो सकता है 12 महीने का, 11 महीने का, 9 महीने का, मतलब जितने महीने किराया प्रॉपर्टी रही इनटू रेंट पर मंथ। पर मंथ किराया बदल भी सकता है, मान लीजिए 4 महीने रेंट 12,000 रहा, बाकी के 8 महीने 15,000 रहा, तो हम 12 महीने का रेट लेंगे जो आपने रेंट कलेक्ट किया। ठीक है, उन दोनों से जो आया उसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, या आप बोल दो हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, ये पे होता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है तो उसमें आप लोग पे करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, सालाना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आप बताओ ये जो इनकम टैक्स है वो किस पे लग रहा है? मकान मालिक पे, किराएदार पे? मकान मालिक पे, क्योंकि रेंटल इनकम उसको मिल रही है। तो यहाँ पे एक रूल बना हुआ, मैंने नोट नंबर 1 लिखा है। नोट नंबर 1 में मैंने ये लिखा है कि म्युनिसिपल टैक्स तभी माइनस होगा दोस्तों जब आपने पे कर दिया हो। ये नहीं आपका म्युनिसिपल टैक्स का बिल आ गया और आपने उसको माइनस करवा दिया, यू मस्ट हैव पेड। अगर आपने पे कर दिया प्रीवियस ईयर तक तो आपकी इनकम में से माइनस होगा, सॉरी इनकम टैक्स रिटर्न में से, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी बात, आपने ही पे किया हो, वो किसी और से रिकवर ना किया हो। कुछ मकान मालिक ऐसे होते हैं प्रॉपर्टी टैक्स को किराएदार में अपोर्शन करके चार्ज कर देते हैं, ऐसा ना हुआ हो। ठीक है, तब माइनस कर देंगे, तो यहां तक आ जाएगा आपका एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से दो चीजें माइनस करते हैं, इसे बोलते हैं डिडक्शन। मैंने पढ़ाया था ना आपको बेसिक टर्म्स में, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस। डिडक्शन मतलब माफी। तो अब आपको सरकार कहती है कि 30% जो भी आपका एनएवी आएगा सीधा माफ कर देंगे। कितना? 30%। अब ये इसलिए देती है दोस्तों क्योंकि लोग कहते हैं मैंने घर में रिपेयर कराया, व्हाइट वॉश कराया, तो जब मेरी इनकम ले रहे हो तो मेरे खर्चे भी तो माइनस करो। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे खर्चे लो, आप कुछ भी बोल दोगे आप, तो हमने खर्चा कैसे दे दिया? 30% ऑफ एनएवी का माइनस कर दिया। फिर अगर क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता है एनएवी के लिए, मतलब अलग अलग खर्चे दिए होते हैं, व्हाइट वॉश खर्चा, रिपेयर खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का खर्चा, वो हम माइनस नहीं करते। कितना माइनस होता है एज पर लॉ? 30% ऑफ एनएवी। दूसरा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग। सुनिए मेरी तरफ, अगर आपने जो घर है जिसका आप किराया उठा रहे हो वो लोन लेके बनवाया, आप उसका ब्याज चुका रहे हो, तो जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपको माफी मिलती है, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। लेकिन इसके नीचे नोट
3 लिखा है मैंने, तो नोट 3 में मैंने ये लिखा है दोस्तों, इसकी मैं कैलकुलेशन कराऊंगा। ये 2 किस्तों में कैलकुलेट होता है, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट, दोनों को जोड़ के हम यहाँ माइनस करवाते हैं। तो जो आपकी वैल्यू आती है दोस्तों लास्ट में, इसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपकी इनकम में जुड़ता है। तो फॉर्मेट हमारा ये था, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। ठीक है, एक पेज नंबर आ जाओ ऊपर चलो आप, जिसमें मैंने पेज 15 पे टॉप पे लिखा है दोस्तों, मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मैंने इसमें लिखा है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मिला? अब इसमें देखिए मैंने क्या समझाया। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मैंने शॉर्टकट लिखा है, मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूं, एलओपी एसओपी। व्हाट इज एलओपी? लेट आउट प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसओपी? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ध्यान सुनिए, जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये मान लीजिए मैंने रेंटेड लिया हुआ है। तो अगर मैंने रेंटेड लिया है तो जिसने मुझे किराए पे दिया है उसकी ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? सेल्फ ऑक्युपाई या लेट आउट? मकान मालिक के एंगल से कौन सी प्रॉपर्टी हुई है? लेट आउट प्रॉपर्टी हुई ना। अगर सेल्फ हुआ तो मकान मालिक यहाँ रहता ना। तो प्रॉपर्टी के 2 टुकड़े हमने करे, लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाई। लेट आउट में ऑलवेज टैक्सेबल होता है, मतलब रेंट आपका हमेशा टैक्सेबल होगा। सेल्फ ऑक्युपाई के 2 टुकड़े कर दीजिए। सेल्फ ऑक्युपाई आपने कर रखा है, आप रहते हैं रेजिडेंट, दूसरा आप उसमें बिजनेस करते हैं। भाई मेरा घर है और मैं वहीं से मैंने अपना ऑफिस खोल रखा है, मैं वहीं से पढ़ाता हूं, तो उसको हम क्या करेंगे? अगर आप बिजनेस करते हैं इग्नोर कर देंगे। ध्यान सुनिए, सेल्फ ऑक्युपाई रेजिडेंट अगर आप करते हैं और एक ही घर है, 1 एसओपी, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी रेंटल इनकम में टैक्सेबल नहीं है। लेकिन ध्यान सुनिए, अगर मोर देन एसओपी है, मोर देन 1 एसओपी, मतलब आप ये कह रहे हो गवर्नमेंट को कि मैं 2 से ज्यादा घरों में रहता हूं, तो सरकार कहती है 1 एसओपी तो हम माफ कर देंगे, उसके बाद जो होगा उसको हम क्या मानेंगे? डीम्ड लेट आउट। तो भले आप ये बोलो वहां से किराया नहीं मिलता, जो हमारा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, उसके हिसाब से हम रेंट निकालेंगे और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, यहां तक आप पहले पढ़ लें। चलिए देखिए, तो ये हमारा बेसिक एक डिस्कस हो गया। उसके बाद एक पेज नंबर 14 पे मैंने एक आपको हेडिंग लिखी है, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट लेना कैसे? तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, एक्चुअल रेंट लेते हैं दोस्तों, रेंट जो मिला, रेंट रिसीव, प्लस रेंट रिसीवेबल, यहाँ पे रिसीव नहीं है, रेंट रिसीवेबल है ये, माइनस अनरियलाइज रेंट। अब ये 2 चीजें क्या होती हैं? एक तो जितना मुझे रेंट मिला वो तो जोड़ना ही जोड़ना है, प्लस मुझे जो रेंट मिलेगा, और माइनस करना है अनरियलाइज। अनरियलाइज समझते हैं क्या होता है? अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज का मतलब होता है मकान उससे ज्यादा लिया है। नहीं नहीं नहीं, अनरियलाइज का मतलब होता है किराएदार रहा लेकिन किराया मिला नहीं। और एक होता है दोस्तों लॉस ऑफ वैकेंसी। ध्यान सुनो, एक होता है अनरियलाइज रेंट, एक होता है लॉस ऑफ वैकेंसी। 12 महीने में 3 महीने मेरा घर खाली रहा, तो मुझे क्या किराया मिला? नहीं मिला, तो उसे बोलते हैं उस पीरियड को लॉस ऑफ वैकेंसी। लेकिन 12 महीने किराएदार रहा, 2-3 महीने नहीं दे पाए। कोविड के टाइम पे मान लीजिए, भाई मैं ईमानदार मकान मालिक हूं, मैंने किराएदार को बोला मत देना, 2 महीने आराम से रहो जब तक लॉकडाउन ना खुल जाए, तो उस टाइम को क्या बोलेंगे हम? अनरियलाइज रेंट। ठीक है, तो उसको हम माइनस कर रहे हैं, जो रेंट में नहीं रिकवर कर पाया। और इनकम टैक्स जब बारीकी से आप पढ़ेंगे तो वहां तो लिखा हुआ है अनरियलाइज रेंट कब कब हो सकता है। मान लीजिए टीनेंट की दुर्घटना कुछ हो गया हो, या टीनेंट का कोई और बिजनेस बंद हो गया, तो हमें उस टाइम पे रेंट नहीं मिला जबकि वो मकान में था, खाली नहीं था हमारा मकान। तो एक्चुअल रेंट पे हमें ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, रेंट मिला प्लस रेंट मिलेगा माइनस अनरियलाइज रेंट, ये चीजें हमने समझी। उसके बाद हमने ये प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर लिया। अब नीचे स्क्रॉल करके आते जाइए, पेज नंबर 16 पे आइए, जो मैंने आपको समझाया। पेज नंबर 16 पे मैंने आपको बताया था अभी कि 30% जो गवर्नमेंट देती है जीएवी का, एनएवी का, सॉरी स्टैंडर्ड एक्शन बोलते हैं उसको, 30%, वो क्यों देती है? ताकि आप बाकी खर्चे ना मांगो। क्या क्या खर्चे नहीं मिलेंगे आपको? रिपेयर का खर्चा, सोसाइटी का खर्चा, पार्किंग का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी वाटर का खर्चा, लिफ्ट लगवाते हैं उसका खर्चा। सरकार बोलेगी ऐसे तो आप लिस्ट बना के ले आओगे। तो भैया 30% हम आपको बोलते हैं कि जितना आपको रेंट मिला उसका 30% आप एनएवी का माइनस करवा लो सबके लिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको बताया, प्री और पोस्ट का कंबाइंड मिलता है हमको। क्या मिलता है?
प्री और पोस्ट का कंबाइंड। ठीक है, पेज नंबर 17 पे अभी मैंने आपको बताया था अनरियलाइज्ड रेंट, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब, पढ़े। पेज नंबर 17 पे हेडिंग लिखी हुई मिली आपको। देखिए क्या लिखा है, इट मींस रेंट विच इज नॉट रिकवर्ड बाय ओनर फ्रॉम टेनेंट, मतलब किराएदार मकान में था लेकिन मैं रेंट नहीं ले पाया। इट इज लाइक बैड डेट्स। क्या है ये? लाइक बैड डेट्स। इट इज डिडक्शन वाइल कैलकुलेटिंग एक्चुअल रेंट। ये माइनस होता है, अभी हमने पढ़ा ना माइनस करता है ना, तो ये। लेकिन आगे क्या लिखा है, चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं। टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, ईमानदारी आपके पास पूरी होनी चाहिए, मतलब आपने कोई झोल झाल से ना दिया हो, भाई हो सकता है आपने उसे गलत मांगा और ना दिया उसने, तो बोनाफाइड आप होने चाहिए। टेनेंट शुड हैव वेकेटेड दैट हाउस प्रॉपर्टी, बाद में वो खाली कर गया हो, सच टेनेंट शुड नॉट ऑक्युपाई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सेम एसएससी। ऐसा ना हो आप हमें पागल बना रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी साउथ दिल्ली में भी है, नॉर्थ में भी है, तो आपने नॉर्थ में उसको शिफ्ट कर दिया, पहले वो साउथ में था, और आप कह रहे हो किराया नहीं मिलता, तो दूसरी प्रॉपर्टी का किराया तो मिल रहा है ना, यानी आपकी किसी प्रॉपर्टी का किराएदार आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, रीजनेबल स्टेप शुड हैव बीन टेकन टू रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, और आपने कदम उठाए हो रेंट रिकवर करने के लिए, सिर्फ मांगा नहीं दिया और आपने इनकम टैक्स में माइनस करवा दिया, ऐसा नहीं है। बताओ ये नियम क्यों लिखे हैं? क्योंकि लोग क्या करेंगे, 3 महीने 4 महीने का अनरियलाइज दिखा के और साल खत्म होते ही अप्रैल में सारा मांग लेंगे, ईयर खत्म होने के बाद रेंट मांग ले, पिछले 4 महीने का बकाया दे दो। ऐसा ये सब ना करें लोग, इसलिए बनाया हुआ है अनरियलाइज रेंट का कंसेप्ट। ठीक है, ये हमारा पूरा डिस्कशन हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। अब आप पेज नंबर आ जाइए 18, और यहां पे देखिए मैंने एक हेडिंग लिखी हुई है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए आप, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसना। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग सरकार 2 तरीके से देती है, ध्यान सुनिए। जो आपका प्रीवियस ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, उसमें जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सारा माइनस हो जाएगा। जो आपका प्रीवियस ईयर है, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, मान लीजिए 22-23, अभी खत्म हो जाएगा मार्च हमारा। और अगर आपने पिछले सालों में भी इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है तो उसका गवर्नमेंट माफ करती है 1/5, यानी वो 5 किस्तों तक माइनस होता है। करंट प्रीवियस ईयर का जो रेंट होगा वो तो पूरा माइनस होगा, पिछले प्रीवियस ईयर में जितना रेंट आपने पे किए होंगे उसको 5 टुकड़ों में गवर्नमेंट पे करती है, 5 किस्तों में। ठीक है, लेकिन अब सुनिए, लेकिन आपने जो साल चल रहा है प्रीवियस ईयर उसमें लोन रीपे कर दिया, तो जब लोन रीपे कर दिया तो इंटरेस्ट पे होगा, नहीं होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस नहीं होगा, ये लॉजिक है। लेकिन आप सुनिए, 12 महीने में अक्टूबर है हमारा, फाइनेंशियल शुरू होता है अप्रैल, और हमने लोन रीपे कर दिया अक्टूबर में, तो इसका मतलब हमने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में तो रेंट दिया होगा ना, सॉरी इंटरेस्ट, उतना माइनस हो जाएगा, बाकी पीरियड का माइनस नहीं होगा। मतलब प्री और पोस्ट में गवर्नमेंट कहती है प्रीवियस ईयर में जितना पे करोगे सारा माइनस, नहीं पे करोगे तो नो माइनस। ठीक है, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये हमारा हो गया देवेंद्र। अब एक डाउट आता है कि सर जो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा तो वो जो लोन है किसी से भी ले माइनस हो जाएगा? तो सरकार ने इसका भी रूल बना रखा है कि आप लोन किससे लो, कितना अमाउंट लो, तो सरकार ने प्रोविजन बना रखा है। वो प्रोविजन को मैं आपको लिटरल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपके नोट्स में लिखा हुआ है, पेज नंबर क्या है 19, पेज नंबर 19 सबसे नीचे लिखा हुआ मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लिखा हुआ है? इट इज अलाउड एट डिडक्शन इफ प्रॉपर्टी इज रिकंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड, रिनोवेटेड और रिपेयर। जरूरी नहीं घर बनाने के लिए लोन लिया हो, घर की रिपेयर कराने के लिए, घर का फ्लोर एडिशनल बनाने के लिए, घर की मरम्मत के लिए, किसी भी चीज के लिए आपने लोन लिया, उन सब की माफी मिल जाएगी। बस आपका क्या पे होना चाहिए? इंटरेस्ट। एक बात क्लियर? लोन आप कहीं से भी ले सकते हो, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ट्रस्ट से, फ्रेंड से, फैमिली मेंबर्स, हमें इससे मतलब नहीं है। आप बस क्या उनको पे करते हो? इंटरेस्ट। इट इज अलाउड ऑन, सबसे अच्छी बात, ड्यू बेसिस पे। ये अच्छी बात है। ड्यू मतलब वेदर यू हैव पेड और नॉट, अक्रू बेसिस पे आपको माइनस हम कर देंगे। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए आपने कई इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट आप पे नहीं कर पाए, तो भी हम आपको माइनस करवा देंगे। यहां पे लोग क्या करते होंगे, सोचो, टैक्स प्लानिंग। यहां पे लोग क्या करते होंगे? टैक्स प्लानिंग।
अब ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे टैक्स की चोरी हो सकती है। जब ड्यू बेसिस पे दे दिया तो आप सोच सकते हो। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी अलाउड है। सर ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, सुनिए क्या है ये। SBI बैंक है, मैंने उससे होम लोन लिया, घर बनाने के लिए लोन लिया, और मैं उसको 3 महीने से इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूँ कि EMI नहीं दे रहा हूँ, मान लीजिए किस्त नहीं चुका रहा हूँ। SBI बोलता है कि अब हम तुम्हारे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएंगे, मतलब अब जो पे करोगे उस अमाउंट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। लोन पे इंटरेस्ट लगता है ना, लेकिन लेट पेमेंट का भी तो इंटरेस्ट लगता है, तो वो वाला इंटरेस्ट भी माइनस हो जाएगा। समझिए आप? तो जितना डिले करो आपकी और मर्जी। अब यहाँ पे टैक्स प्लानिंग होती है, अब ये नहीं सीखे कैसे होती है, अब आप समझ सकते हो। जहां सरकार ने ढीली पड़ी, लिबर्टी दी, वहीं पे लोग अपनी टैक्स प्लानिंग कर लेते हैं, यहीं पे निकालो जितना अमाउंट निकालना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पे ध्यान से करेक्ट करो। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एट डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, यानी मेन इंटरेस्ट माइनस करेंगे। लेट करने की वजह से जो बैंक इंटरेस्ट लगा रहा है वो आपको माइनस हम नहीं करने देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, पहले पेज पे आ जाओ। देखिए अब एक हम टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं, बट वहां यहीं पे इसका डिस्कशन आ गया तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक हम टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। क्या पढ़ेंगे हम? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। वहां पे सरकार ने एक अच्छी आपको रियायत दे रखी है, ध्यान सुनिए। आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सरकार कहती है कि मान लो आपको किसी हेड से नुकसान हो जाता है, सरप्लस की जगह आपको लॉस हो गया, तो सरकार उसका बेनिफिट आपको देती है। कहती है वो जो लॉस हो गया आप उसको किसी दूसरे हेड से क्या कर सकते हो, जिसमें प्रॉफिट है, उससे एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे समझ लो आप 5 सोर्स ऑफ इनकम है। मान लीजिए आपको बिजनेस से लॉस हो गया या हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आया आपका लास्ट में, तो सरकार कहती है जिसका लॉस है प्रॉफिट वाले से उसको नेट करो, फिर जो है उस पर टैक्स दो, वरना मत दो। ये तो हुआ दोस्तों सेट ऑफ, इसे बोलते हैं सेट ऑफ। इसके बाद भी सरकार ने अच्छी रियायत दे रखी है कि मान लो आपने सेट ऑफ किया, उसके बाद भी आपको लॉस ही बच रहा है, तो आप उसको अगले सालों के प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर सकते हो। इसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। इसे क्या बोलते हैं? कैरी फॉरवर्ड। तो किसका किससे होता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहां पे आप ये समझ लो हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम लॉस, यहां पे एक मैंने बोल्ड किया हुआ देखो, मैक्सिमम लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड इज 2 लाख। मेरी तरफ देखिए, मैंने हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करी, मुझे लॉस आ गया। लॉस इतना ज्यादा आया कि मैंने दूसरे से सेट ऑफ करना चाहा, उसके बाद भी लॉस आया। तो सरकार ने सुविधा क्या दे रखी है, अगले साल भी ले जाओ उस लॉस को इनकम से एडजस्ट करने के लिए, बट कैरी फॉरवर्ड के लिए एक लिमिट फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने, मैक्सिमम इज 2 लाख। कैरी फॉरवर्ड 2 लाख से ज्यादा नहीं होने देंगे। ये बात समझ आ गई आपको? दिस पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। चलो देखो, मैं आपको GAV तक का कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं, ठीक है। GAV तक हम पहुंचते कैसे, लेकिन ऑफिस में मैं आपको बता दूं क्वेश्चन सीधा यहां शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑफिस में सीधा क्लाइंट से हम पूछते हैं रेंट कितना मिला। लेकिन ये फॉर्मेट इसलिए बनाया गया है कि जब असेसी पे डाउट करेगा इनकम टैक्स कि रेंट ज्यादा है कम हमें दिखा रहा है, तब ये फॉर्मेट कौन फॉलो करता है? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कहता है दोस्तों म्युनिसिपल वैल्यू, मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख है, मान लीजिए, अभी समझिए नोट मत कीजिए, म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख और फेयर रेंट 2 लाख। तो हम यहां पे क्या लेते हैं? विच एवर इज हायर। तो विच एवर इज हायर इज कितना? 2 लाख रुपए। बट गवर्नमेंट कहता है स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंट है 180, तो क्योंकि ये 180 ज्यादा है तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? 180। ये बात समझ में आई आपको? स्टैंडर्ड रेंट से जो वैल्यू विच एवर इज हायर ली है ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहीं पे अगर मैं चेंज कर रहा हूं, मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंट होता 2,20,000, तो यहां पे आप क्या लेते? 180 लेते। तो यहां पे आप 2 लाख और 2,20 में 2,20 के अंदर ही तो है यहां पे, तो फिर यहां पे क्या वैल्यू आती? 2 लाख ही कंटिन्यू होती। ये तब नहीं लेते, ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए होता है, इससे ज्यादा नहीं आना आपको, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ इनकम टैक्स में एक्सपेक्टेड रेंट इज द हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। रिस्ट्रिक्टेड टू। नाउ एक्चुअल रेंट, अब एसएससी बताएगा कि रेंट कितना है, 12,000 पर मंथ,
15,000 पर मंथ, 16,000 पर मंथ, मान लीजिए उसको मिलता है 20,000 पर मंथ, तो सालाना कितना हुआ? 2,40,000 हुआ। अब यहाँ पे विच एवर इज हायर लेना है हमेशा, तो क्या आया? जीएवी कितनी आ गई? 2,40,000। यहाँ पे हमेशा हायर। क्लियर है? केस 2, इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, केस 2। अब आप बोल सकते हैं आगे आगे, म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख, फेयर रेंट 1,50,000। पहले ज्यादा वाला लेंगे, ज्यादा वाली वैल्यू 1,50,000। स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे आके बोलता है 2,20,000, तो कितना लेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख हो गया ना। हाँ सॉरी, यहाँ पे आप 2 लाख लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट बोलता है 220, तो क्या लेंगे हम? 2 लाख, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट करता है, वो ये नहीं कहता मुझे लो, मुझसे ज्यादा मत आओ। मान लीजिए एक्चुअल रेंट, अब ध्यान सुनिएगा, एक्चुअल रेंट मुझे बताया जाता है कि महीने का किराया 10,000 है, 10,000 है, नहीं 10 नहीं कर, थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, 12,000 है। कितना है? 12,000। लेकिन वो कह रहा है मुझसे कि किराया सिर्फ 10 महीने का मिला। 10 महीने का मिला, 12 महीने का नहीं मिला। तो यहां पे कितना आया? 1,20,000। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? whichever is higher always, बट यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे किराया कम क्यों मिला? कम क्यों मिला? रीजन लॉस ऑफ वैकेंसी। वो बोल रहा है यहाँ पे कि किराया 10 महीने का मिला, 2 महीने की प्रॉपर्टी खाली थी। यहाँ पे वो ये नहीं बोल रहा कि किराया मिल नहीं पा, अनरियलाइज रेंट नहीं बोल रहा। तो रूल लिखा हुआ है यहाँ पे 2 लाख एक्सपेक्टेड रेंट, और यहाँ पे एक्चुअल रेंट कितना? 1,20,000। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 10 महीने की वजह से। ठीक है, तो हमेशा याद रखो विच एवर इज हायर लेना है, लेकिन अगर एसएससी बोलता है कि मुझे रेंट कम मिला है, उसका रीजन है लॉस ऑफ वैकेंसी। रीजन क्या है? लॉस ऑफ वैकेंसी। मेरी प्रॉपर्टी किराए पे थी ही नहीं, तो दोस्तों फिर एक्चुअल रेंट ही लेते हैं। एसएससी का हमेशा फेवर किया जाता है, हमेशा हायर लेना है, हमेशा। लेकिन अगर कंपेयर किया और कम आया, कौन सा? ये वाला, या विच एवर हायर लेने से रुक जाना है, रेंट कम आया क्योंकि सच में उसको रेंट नहीं मिला, लॉस ऑफ वैकेंसी, तो कौन सा लेना है? एक्चुअल रेंट ही ले लेंगे हम, जीएवी। बस ये हमारा, और भी केसेस बहुत आ सकते हैं, लेकिन ये 2 मेन इश्यूज हमारे पास आते हैं। हमेशा यहाँ पे क्या लेना है बताओ? विच एवर इज हायर। बस ये एक बार अगर कम आएगा तो हम एक बार देखेंगे कि एक्चुअल रेंट कम रीजन क्या है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये 10 महीने ही है, यस सर, है ना, लेकिन लॉस ऑफ वैकेंसी नहीं है, 2 महीने का रेंट मिला नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर विच एवर हायर लेते, 2 लाख ही लेते। ठीक है, या यहाँ पे मैंने 12 महीने पूरा कर दिया, 10 नहीं 12 महीने, तो 12 महीने में कितना आएगा? ये 144, तो विच एवर हायर ही लूंगा मैं, क्योंकि लॉस ऑफ वैकेंसी यहां नहीं है। लॉस ऑफ वैकेंसी की वजह से अगर कम आता है ये इससे, तो हम एक्चुअल रेंट क्या ले लेंगे? जीएवी के बराबर। ठीक है, यहां पे मेनली प्रॉब्लम हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो हमारा बाकी का प्रोविजन जो नीचे है, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, 30% एनएवी का और इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, बस यहां तक आप कर लीजिए। यहाँ पे हमारा बेसिक हाउस प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट खत्म।